अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर अटेंड किया था या लेक्चर पे बात हुई थी वो कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस थी, ठीक है, जिसमें हमने इफ़ एल्स इफ़ स्विच और कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बात की थी। आज हम उन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की कुछ प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम उन कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए अपनी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ उसमें हम ये वेरीफाई करेंगे कि एक गिवन नंबर जो है वो इवन है या ऑड है, ठीक है। तो उसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम का फॉर्मेट, जैसे सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे iostream.h। आप डेव यूज़ कर रहे हैं तो डेव में .h यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यूजिंग नेम स्पेस एक पैकेज लिखेंगे std एंड मेन, यानी हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमने ब्रैकेट प्रेस की, कर्ली ब्रैकेट जिसको क्लोजिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस भी बोलते हैं, ठीक है, डेलीमीटर भी बोलते हैं। उसके बाद हम यूज़र से डिमांड करेंगे कोई भी वैल्यू जिसको हमने वेरीफाई करना है कि ये इवन है या ऑड है, तो ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत है। तो वेरिएबल हमने एक डिक्लेयर करना है जिसको हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिखा है जिसका नाम हमने रखा है नाम, ठीक है। उसके बाद हम एक मैसेज देंगे डिस्प्ले में, एंटर एनी वैल्यू एंटर करवाने के बाद मींस के मैसेज शो करवाने के बाद आपको उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए सीन यूज़ करेंगे नाम। उसके बाद वैल्यू अब आ चुकी है नाम के अंदर। अब हम वेरीफाई करेंगे कि वो वैल्यू इवन है या ऑड। तो लॉजिक जो है इवन या ऑड का जो लॉजिक बनता है वो ये है कि जब आप गिवन नंबर को अब 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल है तो वो आपका गिवन नंबर जो है वो इवन होगा, अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो वो ऑड कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो रिमाइंडर ऑपरेटर यानी कि परसेंटेज सिंबल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ नाम रिमाइंडर ऑपरेटर 2 से डिवाइड करना है, अगर तो वो 0 के इक्वल आ जाता है तो देन आपका जो गिवन वैल्यू है वो इवन है, गिवन वैल्यू इज़ इवन, ठीक है जी। उसके बाद इसको हम क्लोज कर रहे हैं। इसी तरह ऑड के लिए आपने चेक करना है। पहले अगर हम इसी को चेक करना चाहते हैं तो रिटर्न 0, ये हमारा प्रोग्राम की एंडिंग है। हमने प्रोग्राम को सेव किया। सिर्फ हम इवन नंबर के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। इवन नंबर के लिए हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा गिवन नंबर जो इवन है या नहीं है। अगर तो इवन होगा तो वो मैसेज देगा, अगर वो इवन नहीं है तो मैसेज आपका नहीं आएगा, ठीक है जी। इसको हम चेक करते हैं। कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हमारे पास इसको एग्जीक्यूट करना होता है। मीन्स के आउटपुट देखने के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, F10 प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू की डिमांड की जा रही है। मैं यहाँ पे 8 प्रेस करता हूँ जो कि इवन है, तो मैसेज देना चाहिए गिवन वैल्यू इज़ इवन। तो आपके सामने मैसेज में डिस्प्ले हो गया है गिवन वैल्यू इज़ इवन। तो इसका मतलब हमारी कोडिंग सही काम कर रही है। तो इसी तरह से अगर हम दोबारा इसको वेरीफाई करें ऑड नंबर के लिए, तो ऑड नंबर के लिए जब आप चेक करते हैं तो इसको आंसर कुछ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमने ऑड के लिए कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाया। तो लिहाजा मैं यहाँ पे अगर 7 प्रेस करता हूँ तो देखें यहाँ पे आउटपुट में कुछ भी सामने नहीं आया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऑड नंबर के लिए भी लॉजिक डेवलप करेंगे। तो ऑड नंबर के लिए मैंने आपको बताया ऑड कब होता है, जब आपका नंबर 2 पर डिवाइड करने से रिमाइंडर जब आप फाइंड आउट करते हैं वो 0 के इक्वल ना हो, देन वो ऑड होगा। नाम रिमाइंडर ऑपरेटर 2 is not equal to 0, then cout given value
इज़ ऑड। ठीक है जी, आप वेरीफाई करें, आप चेक करें, कंट्रोल एस सेव किया, F9 कंपाइल किया, कंपाइल होने के बाद हमने इसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करें, वैल्यू अब आप देखें 7 में देता हूँ तो 7 के लिए मैसेज अवेलेबल है, गिवन वैल्यू इज़ ऑड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम जस्टिफाई कर रहा है, गिवन वैल्यू को वेरीफाई कर रहा है कि वो ऑड है या इवन। आप कोई भी वैल्यू दें उसी के मुताबिक, उसने लॉजिक के मुताबिक उसको वेरीफाई करना है, कंडीशंस को वेरीफाई करना है, उसके मुताबिक उसने आंसर उसका देना है। ठीक है, अच्छा, इसी प्रोग्राम को अगर आप इफ़ एल्स की फॉर्म में लिखना चाहें, इसी प्रोग्राम को अगर इफ़ एल्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो आपको जस्ट ये करना है, क्योंकि एक गिवन नंबर जो भी नंबर होगा यहाँ तो वो होगा आपके पास इवन या ऑड। ठीक है, ज़ीरो को भी आप इवन कंसीडर कर लें फ़िलहाल, तो ज़ीरो और उसके अलावा जितने भी इवन नंबर हैं उनको आप इवन ही कहेंगे, बाकी जितने भी होंगे वो सारे ऑड होंगे। तो आपके पास दो ही सिनेरियो, या तो नंबर इवन होता है या ऑड होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इफ़ को ख़त्म कर देंगे और इस इफ़ के अलावा हम क्या करेंगे, एल्स लिख देंगे। ठीक है, अगर आप कॉइन को टास्क करें या तो हेड आएगा या टेल, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगी। ठीक है, तो आपका जो गिवन नंबर होगा या तो इवन होगा या ऑड होगा, तो इसलिए हम इफ़ एल्स को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, कंट्रोल एस करें, F9 कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट में हमने वैल्यू प्लेस करनी है, वैल्यू मैं कहता हूँ जी 20, और 20 देखें इवन उसने शो किया। अगर इसी को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूँ, 15 के लिए मैं लिखूँ तो 15 मेरे पास ऑड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास वेरीफाई होता है, यानी कंपेयर होता है कि गिवन वैल्यू इवन है या ऑड। ठीक है जी, हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमने 3 वैल्यूज़ यूज़र से डिमांड करनी है, और उन तीनों वैल्यू के अंदर जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वो हमने लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक तरीका का तो ये है कि हम पहले सपोज कर लेते हैं कि मैक्स एक वेरिएबल हमने लिया जिसमें हमने लार्जेस्ट वैल्यू को प्लेस करना है। वो वेरिएबल मैक्स जो है उसको हमने ए असाइन किया, यानी कि जो हमने वैल्यू स्कैन की थी वो वैल्यूज़ ABC में आई है। ठीक है, ABC में हमने वैल्यू स्कैन कर ली। अब उसमें से जो पहली वैल्यू है उसको हमने सपोज कर लिया है वो लार्जेस्ट वैल्यू है, इसलिए हमने उसको क्या किया, मैक्स में प्लेस कर दिया। अब मैक्स में प्लेस करने का मकसद ये है कि हम सपोज कर रहे हैं कि पहली वैल्यू ये आपकी मैक्सिमम है। ठीक है, अब हमारा जो कंपैरिजन है B और C के साथ है। अब मैक्स का जो कंपैरिजन है वो B और C के साथ है। हम चेक करते हैं कि जो हमारा B है कहीं वो ग्रेटर वन तो नहीं है मैक्स से। ठीक है, जो हमारी सेकंड वैल्यू है कहीं वो तो नहीं ग्रेटर हो गई हमारी सपोजिशन से, हमारी जो हमने सपोज किया हुआ था। अगर तो वो ग्रेटर है तो मैक्सिमम में B आना चाहिए। ठीक है, ठीक, अब सेकंड वैल्यू के साथ हमारा कंपैरिजन हो गया। इसी तरह अब हम दूसरी वैल्यू के लिए दूसरी जो लास्ट वन तीसरी वैल्यू है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। इफ़ C इज ग्रेटर देन मैक्स, क्या C तो नहीं, थर्ड वैल्यू तो नहीं ग्रेटर होगी हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है जो अब तक कैलकुलेट हो चुकी है, या पहली वैल्यू है या दूसरी वैल्यू है, तीसरी वैल्यू उससे बड़ी तो नहीं है, तो फिर मैक्स में क्या होना चाहिए, C आना चाहिए। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास मैक्स में आंसर आ चुका है। तो अब हम लार्जेस्ट वैल्यू हमने मैसेज लिखा हुआ है, लार्जेस्ट वैल्यू इज़ मैक्स, इसको वेरीफाई करते हैं। कंट्रोल एस, F9 कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे F10। तो यहाँ पे 3 वैल्यू डिमांड की जा रही हैं, तीनों वैल्यू को हम प्लेस करेंगे। पहले मैं कहता हूँ जी 30, 40 एंड 50। तो हमारे पास जो थर्ड वन है, थर्ड वैल्यू ग्रेटर है, तो इस तरह से हमारे पास आंसर भी लार्जेस्ट वैल्यू 50 आया है। ठीक है, अगर हम इस कोड के मुताबिक देखें तो हमारे पास
जो पहली वैल्यू थी वो 30 थी, वो ए में थी, वो हमने मैक्स में प्लेस कर दी। ठीक है, मैक्स में हमने प्लेस कर दी। अब हमारे पास जो 30 है वो उसको हमने कंसीडर कर लिया, वो मैक्सिमम है, लार्जेस्ट वैल्यू है। फिर बी को हमने चेक किया, बी में क्या है जी 40 ग्रेटर देन 30, बिल्कुल ठीक है। तो 40 को हमने प्लेस कर दिया मैक्स के अंदर, मीन्स कि सेकंड वैल्यू ग्रेटर थी तो सेकंड वैल्यू को मैक्सिमम बना दिया। अब सी आपके पास थर्ड वैल्यू 50 ग्रेटर देन मैक्स में क्या है 40 आ चुका है, 50 ग्रेटर देन मैक्स यानी 50 ग्रेटर देन 40, तो ये भी ठीक है। तो सी चूँकि आपकी ग्रेटर वैल्यू है, कंडीशन ट्रू होती है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सी की जो भी वैल्यू है जो कि 50 है मैक्स में प्लेस कर दी जाए। ठीक है, जब मैक्स में प्लेस करते हैं तो उसको आप डिस्प्ले में लेके आएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है, हम वैल्यूज़ को चेंज करके देख लेते हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, पहली वैल्यू हमने 30 दी थी, अब हम दे रहे हैं जी 40, 30 एंड 50। अगेन इसने 50 आंसर दिया है। ठीक है, अब फिर चेंज करके देखते हैं, 50, 30, 40, अगेन इसने 50 ही आंसर दिया है। इसका मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसी प्रोग्राम को एक नए अंदाज से देखें तो आप इफ एल्स, इसको हम कैसे करेंगे, हम ये वे यूज़ ही नहीं करते कि हम ये कहते ही नहीं है कि पहली वैल्यू ग्रेटर है या पहली वैल्यू लार्जेस्ट है। तो हम अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि हम कंपैरिजन करेंगे इन तीनों वेरिएबल का। सबसे पहले हम ये देखेंगे इफ़ ए जो पहली वैल्यू है वो ग्रेटर देन बी है एंड वही पहली वैल्यू ग्रेटर देन सी भी है, यानी दूसरी दोनों वैल्यू से वो ग्रेटर है, तो देन मैक्स को ए असाइन करें। ठीक है, अगर पहली वैल्यू दूसरी और तीसरी वैल्यू से ग्रेटर है तो देन मैक्स को क्या करें, ए असाइन करें, यानी ए लार्जेस्ट होगी वैल्यू। एल्स इफ, अब बी के लिए चेक करेंगे, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी है, इसका मतलब बी दोनों से ग्रेटर है, तो लिहाजा बी ग्रेटर वैल्यू है यानी लार्जेस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो लिहाजा हम मैक्स को बी असाइन करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद एल्स केस में अल्टीमेटली आप मैक्स को सी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा लॉजिक है हमारा जिसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ किया है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा, एंड ऑपरेटर को यूज़ किया। ठीक है, हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो गया, कंपाइल करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, वही तीन वैल्यू हम देंगे। पहली वैल्यू लेट से मैं कहता हूँ जी 20, 60, 40, तो हमारे पास 60 आंसर आ गया जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इस लॉजिक को आप देखना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं आउटपुट के मुताबिक, तो यहाँ पे देखें आपके पास ए में 20 है, बी में 60 है और सी में 40 है। तो जो पहली कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी जो कि फॉल्स है, ए में 20 है और बी में 60 है, ये फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स हो गई तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये पूरी कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि एंड ऑपरेटर के लिए ज़रूरी है कि दोनों 1 होने चाहिए, दोनों ट्रू होनी चाहिए कंडीशंस। ठीक है, तो लिहाजा ये हमारा मैक्स इज इक्वल टू ए तो नहीं हो सकता, यानी मैक्स को हम ए असाइन नहीं कर सकते। तो अब सेकंड केस देखें, बी को देखें, बी जो कि 20 से ग्रेटर है और बी जो है यानी 60 सी से भी ग्रेटर है, सी में है आपके पास वैल्यू 40 से भी ग्रेटर है। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास बी ग्रेटर वैल्यू है, तो मैक्स को हम असाइन कर रहे हैं बी। अगर ये भी केस नहीं है, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स होती है कहीं पे, तो एल्स वाला केस एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि हमारा ये वाला केस प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी बी यानी 60 ग्रेटर देन 20 है और 60 ग्रेटर देन 40 दोनों ट्रू है, तो आंसर ट्रू। तो सिर्फ यही वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा लॉजिक
कंप्लीट हो जाता है और हमारा आंसर आउटपुट जो है वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पे जिस प्रोग्राम का हम कोड लिखेंगे उसमें हम एक रेक्टेंगल को डिस्कस करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हमने एरिया फाइंड आउट करना है या पेरीमीटर, एज पर चॉइस हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो इसका मतलब एक वेरिएबल हम चॉइस के लिए भी ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल लिए, लेंथ, विड्थ, चॉइस। सबसे पहले हम डिमांड करेंगे यूज़र से कि आप रेक्टेंगल की लेंथ एंटर करें, एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी, सीन करें, जो वेरिएबल आपने मेंशन किया है उसका नाम लिखें, लेंथ, सी आउट, एंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, सीन विड्थ आपने पिक कर ली। उसके बाद हम यूज़र को कहेंगे कि यूज़र को हम मैसेज देंगे कि आप एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं या पेरीमीटर। तो 2 ऑप्शन, 2 मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे। प्रेस 1 फॉर एरिया, हैंडल न्यू लाइन के लिए प्रेस 2 फॉर पेरीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम एक मैसेज देंगे जिसमें हम मेंशन करेंगे एंटर योर चॉइस, उसकी चॉइस मेंशन करवाएंगे। अब वो चॉइस कौन सी देगा, 1 या 2। ठीक है, तो सी इन चॉइस। ठीक है, हमने चॉइस उससे डिमांड कर ली। अच्छा, अब हमारे पास 3 कंडीशन बनती हैं। एक पहली कंडीशन 1 के लिए है एरिया कैलकुलेट करने के लिए, और दूसरी कंडीशन 2 के लिए है जिसमें हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। और अदरवाइज अगर कोई और नंबर या कोई और वैल्यू चॉइस के तौर पर प्रेस किया जाता है तो उसके लिए हम मैसेज लिखेंगे कि ये रॉन्ग चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है इफ़, ठीक है, चॉइस इज इक्वल टू 1, देन सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया आप कैसे निकालते हैं जी, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है जी, उसके बाद हैंडल कर दें। एल्स इफ केस में, एल्स इफ अगर चॉइस 2 है, 1 नहीं है, चॉइस 2 है, ठीक है, तो उसके लिए आप पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, पेरीमीटर निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है जी, उसके बाद हैंडल न्यू लाइन। ठीक है, और एल्स केस में यानी अदरवाइज कि 1 नहीं है, 2 नहीं है चॉइस, इट मीन्स 3, 4 कुछ भी हो सकती है, तो हम उसको मैसेज देंगे यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। ठीक है, हैंडल कर दें और ये आपका प्रोग्राम तकरीबन कंप्लीट हो गया। लॉजिक आपके सामने है, उसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद कंपाइल करेंगे। कंपाइल हो गया, कंपाइल करने के बाद हम रन करेंगे। एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करने में हमारे पास जो मैसेज आया है वो उसमें लेंथ मांगी जा रही है, रेक्टेंगल की लेंथ मैं 5 दे देता हूँ, और फिर विड्थ मांगी गई है, मैं उसको 6 प्लेस कर रहा हूँ। अब मुझे वो चॉइस के तौर पर पूछ रहा है
कि आप 1 प्रेस करें एरिया के लिए और 2 प्रेस करें पेरीमीटर के लिए। तो मुझे जो भी चीज़ कैलकुलेट करनी है तो मैं उसके मुताबिक ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो फार्मूले के मुताबिक 5 × 6 30 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरा आंसर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 30। ठीक है, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, लेंथ अगेन 5 6 और पेरीमीटर मैं निकालने के लिए 2 प्रेस करूँगा तो मेरे पास आंसर जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 22 आया है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको रॉन्ग चॉइस के लिए प्लेस करता हूँ 5 6 और मैं कहता हूँ जी 3। अब चूँकि ऑप्शन 3 के लिए हमने कोडिंग नहीं लिखी तो 3 के लिए जो कोड होगा वो एल्स वाला केस होगा, यानी एल्स में हमने क्या लिखा हुआ है, यू एंटर रॉन्ग चॉइस। तो यहाँ पे देखें यू एंटर रॉन्ग चॉइस, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा यूटिलिटी बिल को कैलकुलेट करने के लिए है। इसमें रूल ये है कि सबसे पहले आपने कंज्यूम यूनिट डिमांड करने हैं। कंज्यूम यूनिट डिमांड करने के लिए हम 2 वेरिएबल मैंने लिख दिए हैं, एक यूनिट और एक बिल। ठीक है, सबसे पहले मैं मैसेज लिख रहा हूँ एंटर कंज्यूम्ड यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद यूनिट मैं स्कैन करूँगा, यूनिट स्कैन हो गए। अब हमने बिल कैलकुलेट करना है, तो बिल कैलकुलेट करने के लिए हमने रूल को देखना है। तो जो हमारे पहले 100 यूनिट है, अगर हमारे पहले 100 यूनिट है या आपका बिल जो है 100 यूनिट पर मुश्तमिल है या लेस देन 100 यूनिट पर मुश्तमिल है, तो आपका जो बिल रेट होगा, यूनिट रेट होगा, वो 5 रुपये होगा, 5 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह अगर आपका मोर देन 100 है और लेस देन 300 है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पहले 100 यूनिट का रेट तो होगा 5 रुपये के हिसाब से, और 100 के ऊपर जितने भी यूनिट होंगे यानी 300 यूनिट तक आपका 7 रुपये यूनिट होगा। और इसी तरह अगर आपके पास आपका जो कंज्यूम यूनिट है 300 प्लस है, तो 300 का जो रेट होगा, जो पहले 300 का रेट होगा उसमें 100 यूनिट 5 रुपीज़ के हिसाब से होंगे, उसके बाद 200 यूनिट 7 रुपीज़ के हिसाब से होंगे, और 300 यूनिट से ऊपर जितने भी यूनिट होंगे उसका रेट 10 रुपये के हिसाब से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ₹10 है। ठीक, अब हमने यूनिट डिमांड कर चुके हैं, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे इफ़ यूनिट्स जो हैं वो लेस देन इक्वल टू 100 तो नहीं है। अगर तो यूनिट 100 से लेस है तो बिल कैसे कैलकुलेट होगा, बिल इज इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 5 रुपीज़, 5 के मुताबिक। ठीक है, एल्स इफ़ अगर ये केस नहीं है, अगर 100 से अबव है, क्योंकि अगर 100 से कम है तो 5 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, तो एल्स इफ पे आएगा ही नहीं। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स इफ पे आएगा। एल्स इफ का मतलब ये होगा कि आप वेरीफाई करेंगे कि वो मोर देन 100 है। अब हमने ये देखना है कि यूनिट्स लेस देन इक्वल 300 तो नहीं है। अगर ये केस ये वाली जो कंडीशन है फॉल्स होती है तो इट मीन्स ग्रेटर देन 100 है। ग्रेटर देन 100 है तो फिर हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो 300 से कम है या इक्वल है। ठीक है, तो उसके मुताबिक हम बिल कैलकुलेट करेंगे। बिल इज इक्वल टू आपके 100 यूनिट जो हैं उसका रेट है 5 रुपीज़ प्लस अब टोटल यूनिट्स जो हैं आपके पास, यूनिट्स जितने आपने कंज्यूम किए उसमें से 100 का बिल कैलकुलेट हो चुका है, उसमें से 100 माइनस करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, क्योंकि 100 यूनिट से ऊपर जितने भी यूनिट्स हैं उनका रेट 7 रुपये होगा। एल्स इफ़ लास्ट जो केस है हमारे पास वो 300 ग्रेटर के लिए है। एल्स केस हम लिख सकते हैं एल्स, अगर आपने इफ़ भी लिखना है तो आपकी अपनी मर्ज़ी लिख सकते हैं। इफ़ यूनिट्स जो है वो ग्रेटर देन 300 है तो देन बिल जो है पहले 100 यूनिट का रेट 5 रुपये के मुताबिक, दूसरे 200 यूनिट का रेट 7 रुपये के मुताबिक,
और बाकी जितने भी यूनिट होंगे, यूनिट्स जो टोटल यूनिट्स थे उसमें 300 का बिल कैलकुलेट हो चुका है, वो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये हमारी कंडीशंस के मुताबिक, जो हमारी स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक हमने कंडीशन बना ली है। अब हम जस्ट इसका क्या करेंगे, बिल को डिस्प्ले करेंगे। योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ रुपीज़, ठीक है। हम यहाँ पे बिल को शो कर देंगे, बिल को शो किया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम लास्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं, रिटर्न 0, ठीक है। सेव करें। लॉजिक आपके सामने, स्टेटमेंट आपने अभी देख ली है यूनिट के रेट्स के मुताबिक, ठीक है। अब हम इसको कंपाइल कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इंट मेन, यहाँ पे एक एरर मैसेज जनरेट हुआ है जो कि रिटर्न 0 के लिए है। अब रिटर्न के स्पेलिंग मैंने थोड़े से गलत लिखे हैं, तो अब मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। सेव करेंगे, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट। तो यूनिट जितने भी हैं आपके, उसके मतलब मैं पहले 150 के लिए चेक करता हूँ। तो 150 का रेट जो बिल बना है वो 850 बने हैं, ठीक है। तो अगर आप इस लॉजिक के मुताबिक देखें तो आपके पास ग्रेटर देन 100 है, तो ये वाली कैलकुलेशन तो होगी नहीं, ठीक है। तो आपके पास 100 यूनिट का बिल है 5 रुपये के हिसाब से 500, और यूनिट्स आपके पास 150 थे, तो 150 माइनस 100 यानी 50 रह गए। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 7 तो 350, तो 500 प्लस 350 850 आपके पास आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम दोबारा देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करें। कंज्यूम यूनिट मैं लिख रहा हूँ 350, तो उसके मुताबिक 2400 रुपीज़ हमारा बिल कैलकुलेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे एरिया और सरकमफ्रेंस है किसका, सर्कल का। हम स्विच स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं, ये अल्टरनेट है इफ़ एल्स का, ठीक है। इफ़ एल्स इफ़ का अल्टरनेट है, लेकिन स्विच स्टेटमेंट जब यूज़ होता है, उसमें बेसिकली हम इक्वालिटी को चेक करते हैं, ठीक है। उसमें ग्रेटर देन लेस देन नहीं चेक करते हैं, केसेस जो होते हैं उसके, ठीक है। तो उसके मुताबिक यहाँ पे हमने एक फाइल इंक्लूड किया है स्ट्रीम, ठीक है। नेम स्पेस उसी तरह से प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले डिमांड की गई है एंटर रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल का हमने रेडियस डिमांड की है। रेडियस लेने के बाद उसी तरह से 2 ऑप्शन प्लेस किए, प्रेस 1 फॉर एरिया, प्रेस 2 फॉर सर्कमफ्रेंस, ठीक है। चॉइस एंटर करवाई है, ठीक। अब उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है, स्विच, और जो चॉइस है हम उसको स्विच को असाइन कर रहे हैं, यानी हम वेरीफाई करेंगे 1 है 2 है या एल्स है। तो हमने स्विच का सिंटैक्स को फॉलो करना है, ब्रैकेट लगाई है। सबसे पहले हम केस 1 बनाएंगे, जो पहली वैल्यू है यानी 1 होगी, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। अब आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब हमें एक वेरिएबल चाहिए, एक कांस्टेंट चाहिए 3.14, यानी जो कि आपका पाई को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको फ्लोट में चेंज कर देते हैं, और जो हमारे पास एक कांस्टेंट होगा उसको हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन कांस्टेंट, डिफाइन डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए पाई और 3.14 उसकी वैल्यू, ठीक है। और स्केयर निकालने के लिए हमें मैथ का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, मैथ का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा पावर का। तो उसके लिए हम एक फ़ाइल इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड math.h, ठीक है। तो यहाँ पहले केस में हम मेरे पास है हमने एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सी आउट द एरिया ऑफ a सर्कल इज,
अब यहाँ पे एरिया मैंने आपको बताया कि हमने कैलकुलेट कैसे करना है, फार्मूला है उसका पाई आर स्क्वायर। तो पाई आपने डिफाइंड डायरेक्टिव में कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये सिंबॉलिक नेम होता है पाई, जबकि इसकी वैल्यू क्या है 3.14 मल्टीप्लाई बाई पावर फंक्शन यूज़ करेंगे मैथ का, जिसमें हम लिखेंगे रेडियस, जिसका हमने स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के बाद मल्टीप्लाई होगा 3.14 यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हर केस में आपने ब्रेक लाजमी लिखना होता है, अदरवाइज जैसे ही आप इसकी कंडीशन अगर तो कोई केस मैच करता है तो उसके नीचे जितने भी केसेस हैं वो तमाम एग्जीक्यूट हो जाएंगे अगर आपने ब्रेक ना लगाया हो। तो दूसरे केस में हमने सर्कमफ्रेंस निकालना है, सी आउट द सर्कमफ्रेंस सर्कल इज, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ एंडल भी लिख देता हूँ न्यू लाइन के लिए। अब यहाँ पे फार्मूला क्या होगा 2 पाई आर, जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर, आर से हमारा रेडियस, तो ये रेडियस है हमारा, ठीक है। उसके बाद हैंडल, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक के बाद जो हमारे केसेस ख़त्म हो गए, तो अब हम एक डिफ़ॉल्ट केस बनाते हैं। तो डिफ़ॉल्ट रिप्रेजेंट करता है एल्स केस को, ठीक है, एल्स को रिप्रेजेंट करता है, मींस कि कोई भी उसने वैल्यू प्रेस की है चॉइस में जो कि आपकी 1 और 2 से मैच नहीं करती, तो लिहाजा हम उसको कहेंगे यू एंटर रॉन्ग चॉइस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्विच स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट भी हमने लिख ली है, ठीक है। ये इस तरह से हमारा लॉजिक डेवलप हो गया। हम सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद हम कंपाइल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक मैसेज आया जी चॉइस, ठीक है जी। हमारी वैल्यू जो थी वो इंटीजर टाइप की होनी थी, ठीक। यहाँ से हम फ्लोट को उठाते हैं, ठीक है, हम इंट लिख देते हैं चॉइस, ठीक। अब दोबारा कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो गया है। उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, यानी रेडियस डिमांड किया गया है, तो रेडियस मैं कहता हूँ जी 5। तो उसके बाद उसी तरह से मुझे 2 मैसेज मिले हैं, प्रेस 1 फॉर एरिया, प्रेस 2 फॉर सर्कमफ्रेंस। सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है या एरिया निकालना है। तो पहले मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल इज़ 78.5 आया है, ठीक है। तो जो फार्मूला हमने लिखा था उसके मुताबिक हमारा आंसर आ चुका है, ठीक। तो नेक्स्ट इसी तरह से हम इसको दोबारा से लिखते हैं। रेडियस मैंने 5 दिया, अब मैं सर्कमफ्रेंस निकालता हूँ, तो सर्कमफ्रेंस मेरे पास 31.4 जनरेट हो रहा है, ठीक है, फार्मूले के मुताबिक। तो नेक्स्ट अगर मैं इसको रॉन्ग चॉइस देता हूँ तो देखें आपको आंसर देता है कि नहीं। रेडियस मैंने 3 दे दिया, अब यहाँ पे भी मैं 3 प्रेस कर देता हूँ तो ये लिखा आ रहा है यू एंटर रॉन्ग चॉइस। क्लियर? तो इस तरह से आप लॉजिक डेवलप कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट के साथ भी, और स्विच में आप केसेस को यूज़ करते हुए अपनी कोडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी, चलें लास्ट वन मैं आपको बता देता हूँ कि एक और कंडीशनल ऑपरेटर होता है जिसको हम यूज़ करते हुए जो अल्टरनेट है इफ एल्स का, बेसिकली हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एंटर योर मार्क्स एंटर करवाने हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि वो जो मार्क्स है वो मार्क्स ग्रेटर देन 40 है
ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है। अब यहाँ पे इफ़ यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर है। इसका फॉर्मेट जो है वो पहले ब्रैकेट में आप कंडीशन मेंशन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर अगर कंडीशन ट्रू होती है, मतलब पहली कंडीशन ही ट्रू होती है, तो आप उसका क्वेश्चन मार्क के बाद वो स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अगर आपकी कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पास, फिर आपने लिखना है कॉलन, फिर सी आउट, मैं फेल लिख रहा हूँ। अगर तो पहला हमारी ये जो कंडीशन है ये फॉल्स होती है तो हमें फेल का मैसेज मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी आप सेव करके कंपाइल करें। कंपाइल हो गया, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। मार्क्स परसेंटेज मैं ये कहता हूँ कि 45, तो ये मेरे पास पास का मैसेज आ गया। तो ये एक और फॉर्मेट है जो कि इफ एल्स का अल्टरनेट है, ठीक है, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, जिसमें 3 ऑपरेंड होते हैं, एक क्वेश्चन मार्क से पहले, एक क्वेश्चन मार्क के बाद और एक कॉलन के बाद, ठीक है। तो इस तरह से आप कंडीशनल ऑपरेटर को इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट में आपके लिए होमवर्क है, आपने कंडीशनल ऑपरेटर मींस के स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए आपने एक छोटा कैलकुलेटर बनाना है, जिसमें आपने ऑपरेटर के मुताबिक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है कि यूज़र जो भी ऑपरेटर प्रेस करे उसके मुताबिक वो आपका कैलकुलेटर आंसर करे, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिख दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।